2014 में एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, क्रिस्टोफर नोलन की मूवी, और जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई और काफ़ी लोगों ने पसंद भी की। उसमें वर्म होल, ब्लैक होल, एलियंस, प्लैनेट्स, टेक्नोलॉजीज, सब चीज़ों की बात हुई। उसमें उस पिक्चर का जो मुख्य किरदार था उसका नाम था कूपर। तो वो बताया जाता है कि एक जो उसका क्लाइमैक्स का सीन था, तो जो कूपर है वो अपने जो स्पेस क्राफ्ट है उससे ब्लैक होल में कहीं ना कहीं गिर जाता है। गिरने के बाद वो जैसे ही देखता है तो आसपास सब काला काला होता है। कुछ समय बाद कुछ ग्रे कलर के पार्टिकल्स उसके स्पेसक्राफ्ट पे लगते हैं, जिसके बाद थोड़े समय बाद ये पता चलता है कि उसका जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें आग लग जाती है। वो बाहर निकलता है। बाहर निकलकर कूपर एक ऐसी जगह में पहुंच जाता है, एक 5D ऐसी जगह जहां पर वो ग्रेविटी की मदद से अपनी पास्ट लाइफ भी देख पाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टीज है और ब्लैक होल के बारे में हमने जो पहले भी डिस्कशन किया है, क्या ऐसा अंदर पॉसिबल है ब्लैक होल में कि आपको लगता है ऐसी कोई 5D स्पेस होगी जहां पर ग्रेविटी की वजह से कोई पास्ट लाइफ में जा सकता होगा? क्या ये पॉसिबल होगा? पहले तो पास्ट लाइफ में जाने का अर्थ क्या है? जैसे मैं पास्ट लाइफ में जाऊं, इसका क्या अर्थ हुआ? कि मैं 25 साल का युवा हो जाऊं, ये अर्थ हुआ? या मैं उसको देख लूं, मैं अपनी युवावस्था को देख लूं, या मैं युवा बन जाऊं, इनमें अंतर है। देख लूं तो कोई इसमें योगी तो देख सकता है पुरानी घटना क्या हुई, लेकिन 25 साल पहले मैं जहां था, जिस स्थान पर था, उस स्थान पर वापस वो सारी परिस्थितियां क्रिएट कर दूं, ऐसा संभव नहीं है। पास्ट लाइफ में जाने का अर्थ है पुरानी स्मृतियां आ जाए, वो अलग बात है, पर ग्रेविटी का पास्ट लाइफ से क्या संबंध है, ये समझ के परे की बात है। ग्रेविटी का काम है किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को आकर्षित करना, ये ग्रेविटी का काम है, इससे आगे उसका काम नहीं। पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट, ये काल के नाम है। काल तत्व एक है, काल एक तत्व है, पदार्थ है। बीत गया वो पास्ट है। आगे देखिए, पास्ट भी इनफाइनाइट है और फ्यूचर भी इनफाइनाइट है, और प्रेजेंट है ना, वो बिल्कुल जीरो टाइप, सबसे बहुत पतली रेखा है। हम एक सेकंड क्या, सेकंड के 1000 में, इससे पहले भी जो बात हुई वो भी पास्ट में चली गई हमारे। तो पास्ट में जाने का अर्थ क्या है? हमें पुरानी बातें याद आ जाएं, यह संभव है। पुरानी स्मृतियां जो नहीं हो अभी और अचानक याद आ जाए, ये सब संभव है। बाकी पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, ये मुझे लगता है कि अटकलबाजियां ज्यादा है। ये तो एक टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट आ गया, हम अक्सर फिर कभी बात करेंगे। मैं ब्लैक होल पे वापस आना चाहता हूँ। ब्लैक होल के अंदर ऐसी आपको, अगर मैं विजुअली इसको महसूस करना चाहूँ, इस वक्त अगर हम समझे कि हर कोई हम एक यूएफओ में है या एक स्पेसक्राफ्ट में है, और अगर मैं चाहूँ कि आप मुझे अपने शब्दों से ब्लैक होल महसूस कराएं, और हम इस वक्त अगर ब्लैक होल के अंदर जाएं, क्या होगा? ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा। हम सूर्य पे भी जाएंगे तो सूर्य पे पृथ्वी से 27 गुना ग्रेविटेशन फोर्स है, तो हमारा शरीर ऐसे दब जाएगा, सिर पैर ऐसे, हम एक डिश जैसे बन जाएंगे। इतना वजन आ जाएगा हमारे ऊपर। हमारा वजन कितना हो जाएगा अगर हम सूर्य पर चले जाएं? 27 गुना वेट हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा? ब्लैक होल जहां बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है, वहां तो हम चिपक जाएंगे एकदम नीचे, मतलब आपस में चिपक जाएंगे, ऐसे दब जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। और फ्लैट होने से भी ज्यादा, और भी ज्यादा, मतलब एकदम फ्लैट हो सकते हैं, ये होगा। रही बात ब्लैक होल जिसको कहते हैं, वो हर गैलेक्सी के सेंटर में माना जाता है कि ब्लैक होल है, हर गैलेक्सी सेंटर में। तो अपनी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें 1 खरब तारे हैं,
1 खरब तारों के अपनी परिवार हैं, जैसे हमारे सूर्य का परिवार है, ग्रह है, उपग्रह हैं। तो 1 खरब तारा और उनके परिवार को बांधे रखने वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो भी है, वो साधारण तो नहीं है, बहुत असाधारण है। अगर सूर्य पृथ्वी से के बराबर होता तो पृथ्वी और ग्रहों को कभी नहीं बांध सकता था अपने साथ। इन सबसे ज्यादा सारे ग्रह उपग्रह मिलकर के सारा जो मास है उसका 1000 गुना मास तो अकेले सूर्य का है, तब इसको बांधे है। तो 1 अरब तारों का मास कितना होगा, और उनके सारे ग्रह उपग्रह उनका कितना मास होगा, उससे ज्यादा मास होगा उसका केंद्र का। तो कितना बड़ा, कितना हो जाएगा वो। और वो बांधता है। उसके पास क्या है कि वैज्ञानिकों को ये जानकारी नहीं है कि गैलेक्सी का जो केंद्र है, जो केंद्रीय तारा जिसको ब्लैक होल कहते हैं, उसके बाद जो 1 खरब तारों की अलग अलग कक्षाएं हैं। पहले तारे की जो कक्षा है, पहले तारे की, मतलब जैसे अपने यहाँ सूर्य सौर मंडल में बुध निकट है सबसे, वैसे जो पहला तारा निकट है उस ब्लैक होल के, मतलब जो केंद्रीय भाग तारे के, उसके बीच में बहुत बहुत बड़ा स्थान होता है, बहुत खाली स्थान होता है। और वास्तव में खाली नहीं होता, उसमें 17 परतें होती हैं, 17 क्षेत्र होते हैं, लेयर्स मान सकते हैं। उनमें अलग अलग चीजें हैं। वो किसी साइंस में तो नहीं है, पर मेरे वेद विज्ञान आलोक में वो है उनका डिटेल, कि 17 लेयर्स में क्या क्या है। तो वे लेयर्स में कहीं तो पार्टिकल्स ज्यादा हैं, कहीं फोटॉन्स ज्यादा हैं, कहीं प्रकाश ज्यादा है, कहीं पार्टिकल, कहीं कहीं और कुछ रश्मियां ज्यादा हैं। उस सबको मिला करके यहाँ से कुछ दिखेगा तो ऐसा चमकीला तो इतना नहीं दिखा, पर ये नहीं कह सकते कि वो ब्लैक हो गया, अंधेरा तो नहीं होगा, कुछ तो निकलता ही है, कुछ तो प्रकाश निकलता भी है। जैसा स्टीवन हॉकिंग ने जो कहा कि कुछ रेडिएशन निकलती है, उसका नाम ही हॉकिंग रेडिएशन रख लिया है। जब रेडिएशन निकल सकते हैं, दूसरी रेडिएशन और भी निकल सकती है, तो कुछ तो निकल सकते। कुछ रेडिएशन क्या है, कुछ लोग साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि रेडिएशन निकली और निकल करके जैसे यान जा करके ऐसे घूमने लगी। आप ये कह रहे हैं कि ब्लैक होल के अंदर, जैसे अक्सर लोग यही बोलते हैं कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता बहुत है, ज्यादा, जिसकी वजह से आपने बताया कि अगर इंसान अंदर गया हाँ, तो वो बिल्कुल ही चिपक जाएगा, हाँ, फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा, और वो बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। और अंदर जाएगा तो कहाँ जाएगा, अंदर जाके वहीं सरफेस पे रह जाएगा। ब्लैक होल की अगर जैसे अगर मान लो ये एक होल है, हाँ, अगर मैं इस होल के अंदर जा रहा हूँ, ब्लैक हाँ, होल में अगर मैं चला, होल नहीं है, वो हाँ, भी एक अब तारा जैसा ऑब्जेक्ट ही है। हाँ, वो भी तारा जैसा ऑब्जेक्ट है, जैसे तारा है। अपने हम सूर्य पे जाएंगे, तो सूर्य पे जाएंगे तो उसके सरफेस पे लैंड करेंगे, सरफेस पे जाके जल के नष्ट हो जाएंगे, हाँ, उसी गैस में मिल जाएंगे, हाँ, जहाँ, तो वैसा वहां भी टेम्परेचर बहुत होगा, तो हम भी, हमारा शरीर भी फ्लैट हो गए जल के, और उसी में मिल जाएगा। ब्लैक होल का टेम्परेचर कितना होगा? ब्लैक होल टेम्परेचर तो कहीं नहीं आता, अच्छा, पर निश्चित रूप से उसका टेम्परेचर होगा और वो ज्यादा ही होगा। लेकिन इतना है कि वो ब्लैक होल में ईंधन तो नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर, ईंधन निकलता रहेगा तो और छोटा हो जाएगा वो तारा। हो सकता है कई बार ये जैसे इसका सूर्य का मान लो सारा ईंधन समाप्त हो जाए तो ये एक ब्लैक होल में बदल सकता है, न्यूट्रॉन स्टार में बदल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें से ऊष्मा या तो वो निकलता ही नहीं हो प्रकाश, लेकिन थोड़ा उसमें है। जहां तक वैज्ञानिकों से मैंने सुना कि वो प्रकाश निकल करे ऐसे घूमने लग जाता है। कैसे? मैं उस पे आता हूँ। हाँ। इस मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे जो बात अक्सर लोग यही कहते हैं कि ब्लैक होल में जो एक बार चला गया वापसी नहीं आ सकता, नहीं आएगा। आप ये बोल रहे हैं कि जैसे स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि रेडिएशंस कुछ बाहर निकलती हैं, हाँ, और कुछ साइंटिस्ट आप जो बता रहे हैं कि वो रेडिएशंस वहीं घूमने लग जाते हैं, बाहर निकलती नहीं है, वहीं के वहीं उसी तारे के आसपास घूमने लग जाते हैं। घूमते रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये 17 लेयर्स हैं, उसमें उसके चारों ही घूम रहे हैं, वो इधर नहीं आते, और उन्हीं के कारण इतना फोर्स है कि सारे तारे बंधे हुए हैं। उसमें वैदिक रश्मियां हैं, वैदिक रश्मियां तो सब जगह हैं, मतलब सारा तारा है या कोई भी है पार्टिकल है, वेद मंत्रों से ही बना है, ये तो निश्चित है। लेकिन 17 जो लेयर्स में उनमें कौन सी
कौन से छंद कहाँ ज्यादा है, कौन से कहाँ ज्यादा है, ये भी एक पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है।